सोचिए, अगर सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही ना हो, बल्कि बाजार पर मतलब इस तरह छा जाना हो कि आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना दिखे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ग्रैंड कार्डोन की द 10x फ्रेमवर्क फॉर मार्केट डोमिनेशन का दूसरा हिस्सा है। और ये सिर्फ बड़ा सोचने के बारे में नहीं है, ये उस सोच को एक सिस्टम में ढालने के बारे में है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि इस आक्रामक मानसिकता को एक रोजमर्रा के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। हम डर, कंपटीशन और टाइम को लेकर कुछ बहुत ही अलग विचारों पर बात करेंगे। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे सुधारों का फॉर्मूला नहीं है। इसका मकसद है ऐसे नतीजे लाना जो हैरान कर दें। ये सिर्फ सोच बदलने से कहीं आगे की बात है। ये लगातार बहुत ऊंचे लेवल पर काम करने और बाजार पर हावी होने का एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी रुकावट से, जो हम सबके रास्ते में आती है, डर। स्रोत कहता है कि आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा डर ही है। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये डर को खत्म करने की बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे बेअसर करने की बात करता है। बेअसर करना, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। डर हमारे दिमाग के सर्वाइवल हिस्से को एक्टिवेट कर देता है और नतीजा, हम या तो काम को टालते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा प्लानिंग में उलझ जाते हैं। हाँ, मतलब एक्शन नहीं लेते। और स्रोत 4 मुख्य डरों की पहचान करता है: फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, कामयाबी का डर और आलोचना का डर। एक मिनट। असफलता और आलोचना का डर तो समझ में आता है, पर सफलता का डर, ये थोड़ा अजीब नहीं है? कोई कामयाब होने से क्यों डरेगा वाला? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। असल में सफलता का डर इस बात का डर है कि अगर आप कामयाब हो गए तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। आपको उस कामयाबी को बनाए रखना होगा, एक नया प्रेशर आ जाएगा। तो कई लोग अनजाने में इस प्रेशर से बचने के लिए खुद को रोकते हैं। अच्छा, तो ये चारों डर मिलकर एक तरह की दीवार बना देते हैं? बिल्कुल, एक अदृश्य दीवार। तो फिर इस दीवार को तोड़ने का तरीका क्या है? यहां पर इस ढांचे का सबसे मेन आइडिया सामने आता है, बड़े पैमाने पर एक्शन लेना, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब इतना काम करो, इतना एक्शन लो कि डर के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। हाँ, ये तो अच्छा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप तैरना सीख रहे हैं। आप किनारे पर खड़े होकर पानी के बारे में हफ्तों तक पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन आप पानी से डरना तभी बंद करते हैं जब आप उसमें 100 बार कूद चुके होते हैं। बड़े पैमाने पर एक्शन लेना भी ठीक ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को मान लीजिए सेल्स कॉल करने से डर लगता है, तो उसे दिन में 5 कॉल नहीं करने चाहिए, उसे 50 करने चाहिए। 50 करने चाहिए। हाँ, यही इसका प्रैक्टिकल रूप है। उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनसे डर लगता है और फिर उन्हें करने की संख्या 10 गुना बढ़ा दीजिए। और एक और जरूरी बात, नतीजों के बजाय अपने प्रयासों को ट्रैक करें। अच्छा। हाँ, मतलब ये मत देखिए कि 50 में से कितनी कॉल सफल हुई, बल्कि इस बात के लिए खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने 50 कॉल करने की हिम्मत की। क्योंकि अगर प्रोसेस सही है और बड़े पैमाने पर है तो नतीजे तो आएंगे ही। देर सवेर बिल्कुल आएंगे। ठीक है, डर को बेअसर करने की बात समझ आती है, लेकिन अगला विचार इससे भी ज्यादा आक्रामक है। स्रोत का दावा है कि प्रतिस्पर्धा कमजोरों के लिए है। ये सुनने में थोड़ा घमंड भरा नहीं लगता? लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिस पल आप किसी से मुकाबला करने के बारे में सोचते हैं, आप अनजाने में ही उसे अपने से बेहतर मान लेते हैं। आप उसकी नकल करने लगते हैं, उसके कीमतों पर रिएक्ट करते हैं। आप गेम को फॉलो कर रहे हैं, गेम बना नहीं रहे। तो प्रभुत्व या डोमिनेशन का मतलब है तुलना को ही खत्म कर देना। बिल्कुल। जब लोग आपके क्षेत्र के बारे में सोचें तो उनके दिमाग में सिर्फ आपका नाम आए, कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, कोई भी अकेला बाजार में कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक और अहम बात सामने आती है। व्यवसाय में सबसे बड़ा खतरा खराब प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या है? सबसे बड़ा खतरा है गुमनामी, ऑब्सक्योरिटी। अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो वे आपके साथ व्यापार कैसे करेंगे? सही बात है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर किसी को पता ही नहीं तो वो बेकार है। तो बेकार है। और इसी गुमनामी को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। राजस्व बराबर है दृश्यता गुणा निरंतरता गुणा फॉलोअप की तीव्रता। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक मिनट, इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट की क्वालिटी या कीमत का तो जिक्र ही नहीं है। हाँ। तो क्या ये कहा जा रहा है कि एक औसत प्रोडक्ट जो हर जगह है एक बेहतरीन प्रोडक्ट को हरा देगा?
जो कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल। और यही इस ढांचे का सबसे विवादित लेकिन शक्तिशाली तर्क है। कार्डोन का मानना है कि बाजार में सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं जीतता, बल्कि सबसे ज्यादा जाना पहचाना प्रोडक्ट जीतता है। दृश्यता का मतलब है हर जगह दिखना, जिसे विजिबिलिटी सैचुरेशन कहा गया है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए आप एक छोटे शहर में कैफे खोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके कैफे के पर्चे हर लोकल अखबार में हो, आप स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हो, लोकल रेडियो पर आपका जिक्र हो। मतलब आप इतने ज्यादा दिखें कि आपको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। तो रणनीति ये है कि पहले एक नीश मार्केट पर पूरी तरह छा जाओ और फिर वहां से आगे बढ़ो। हाँ, पहले एक छोटे विशिष्ट बाजार को चुने और उस पर हावी हो जाएं। जब उस नीश में कोई भी सोचे तो सिर्फ आपका नाम दिमाग में आए। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास अगले नीश में विस्तार करने के लिए पैसा, नाम और आत्मविश्वास तीनों होते हैं। ठीक है, तो डर पर काबू पाना है और मुकाबले से ऊपर उठकर बाजार पर छा जाना है। लेकिन ये सब करने के लिए वक्त कहाँ से आएगा? हम सब हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये ढांचा कहता है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही कहा। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सवाल ये नहीं है कि मैं अपने 24 घंटों को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि वो तो 24 ही रहेंगे। वो तो 24 ही रहेंगे, आप उन्हें बढ़ा नहीं सकते। सही सवाल ये है कि मैं हर घंटे में अपना उत्पादन, अपना आउटपुट कैसे बढ़ाऊं। अच्छा, तो आप समय को नहीं बल्कि उस समय में किए गए काम को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी गतिविधियों को 2 हिस्सों में बांटना होगा। एक वो जो सच में नतीजे देती हैं और दूसरी वो जो सिर्फ हमें बिजी रखती हैं। एकदम। इन्हें उच्च मूल्य यानी हाई वैल्यू और निम्न मूल्य यानी लो वैल्यू गतिविधियां कहा गया है। हाई वैल्यू वो हैं जो सीधे आपके लक्ष्यों में योगदान करती हैं, जैसे नए ग्राहक खोजना, बिक्री करना, अपना ब्रांड बनाना। और लो वैल्यू गतिविधियां शायद घंटों तक बिना किसी लक्ष्य के इंटरनेट पर रिसर्च करना, हाँ, या ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, या सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अपनी 80% ऊर्जा उन 20% कामों पर लगाओ जो सबसे ज्यादा नतीजे देते हैं। आपको हर रोज खुद से पूछना होगा, क्या ये काम मुझे मेरे 10x लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो उस काम को छोड़ दें, ये किसी और को दे दें। और ये सिर्फ काम के घंटों के बारे में नहीं है ना? स्रोत में ऊर्जा अनुशासन पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि आउटपुट सिर्फ समय का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का भी खेल है। आप थके हुए मन से 8 घंटे काम करें और पूरी तरह से फोकस्ड होकर 4 घंटे काम करें, आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क होगा। सही बात है। ऊर्जा अनुशासन का मतलब है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। पूरी नींद, सही खाना, रोज एक्सरसाइज और डिजिटल विकर्षणों से दूरे। ये बात तो हम सबको चुभती है। आलोचना, कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ तो इसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। कहा गया है कि अगर आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। सोचकर देखिए ये कितना सच है। आलोचना इस बात का सबूत है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, कि आप कोई प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो आप गुमनामी के अंधेरे में हैं। बिल्कुल। आलोचना का मतलब है कि आप दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जुनून, ऑब्सेशन शब्द को भी एक नई तरह से देखा गया है। आमतौर पर हम इसे एक नेगेटिव चीज मानते हैं। समाज हमें सिखाता है कि जुनून ठीक नहीं है, बैलेंस बनाकर चलो। लेकिन ये ढांचा कहता है कि महानता संतुलन से नहीं, जुनून से आती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होते हैं तो आप उसके बारे में हर समय सोचते हैं। इससे आप नई चीजें तेजी से सीखते हैं। आपको बाजार की ऐसी समझ पैदा होती है जो दूसरों को नहीं होती। लेकिन इस तरह का जुनून बनाए रखना आसान तो नहीं होगा। यहीं पर नो एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात आती है। इसका मतलब है कि अपने लिए कोई प्लान बी या पीछे हटने का रास्ता ही न छोड़ना। पर क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? एक बैकअप प्लान रखना तो समझदारी मानी जाती है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। सोचिए, 16वीं सदी में स्पेनिश कमांडर हर्नान कॉर्टेज जब मेक्सिको पहुंचा तो उसने अपने जहाजों को जलाने का हुक्म दे दिया। जहाजों को जलाने का क्यों? क्योंकि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जीतना या मरना। अच्छा। लक्ष्य में अपना पैसा लगा देना ताकि आप आसानी से पीछे न हट सकें। या फिर सार्वजनिक रूप से अपने लक्ष्य की घोषणा कर देना ताकि आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। जब दांव ऊंचे होते हैं तो आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। पैसे को लेकर भी नजरिया बिल्कुल अलग है।
हमें हमेशा सिखाया जाता है एक एक पैसा बचाओ, लेकिन ये कहता है कि बचत एक कमजोर मानसिकता है। हाँ, ये लगभग सारी फाइनेंशियल सलाह के खिलाफ जाता है। वही तो। लेकिन तर्क ये है कि बचत करने का मतलब है कि आप भविष्य में आने वाली किसी बुरी घटना के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप एक डिफेंसिव खेल खेल रहे हैं। और इसके बजाय इसके बजाय अपने आय बढ़ाने पर फोकस करना एक आक्रामक, एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। फोकस इस पर होना चाहिए कि आप और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। अपने सौदे का आकार बढ़ाएं, सौदों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, मतलब बार-बार व्यापार करें, और अपनी पहुंच की मात्रा बढ़ाएं। और फिर धन बनाने का एक चक्र बताया गया है। हाँ, एक पहिया है जो घूमता रहता है। सबसे पहले आय बढ़ाएं, फिर उस बढ़ी हुई आय को वापस अपने व्यापार या स्किल्स में रीइन्वेस्ट करें। उस रीइन्वेस्टमेंट से संपत्ति बनाएं और अंत में ऐसी संपत्ति बनाएं जो आपको बिना काम किए लगातार कैश फ्लो दे। और अंत में सबसे जरूरी बात, ये सब कोई 30 दिन की चुनौती या कोई अस्थायी जोश नहीं है। इसे एक स्थायी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। बिल्कुल। ये एक पहचान है जिसे आप अपनाते हैं। हाँ, ये इस बारे में नहीं है कि आप 10x करते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप 10x बन जाते हैं। ये आपके काम करने का, सोचने का डिफॉल्ट तरीका बन जाता है। और तब चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स काम करने लगता है। हाँ, आपके रिश्ते, आपकी प्रतिष्ठा, आपके अवसर, सब कुछ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन क्या इस तरह काम करने की कोई सीमा या कोई नुकसान भी है? क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये निश्चित रूप से सबके लिए नहीं है। इसमें बर्नआउट का बहुत बड़ा जोखिम है, खासकर अगर आप अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचते हैं। इसके लिए लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा और मानसिक मजबूती की जरूरत है। ये एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला रास्ता है। तो आज हमने 10x ढांचे के दूसरे हिस्से पर एक गहरी नजर डाली, जो सिर्फ बड़ा सोचने से आगे बढ़कर बाजार पर हावी होने की ठोस रणनीतियों पर केंद्रित है। हमने समझा कि एक्शन से डर को बेअसर करना है, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर गुमनामी को खत्म करना है और समय के बजाय आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य टेकअवेज यही हैं कि डर का इलाज सोचना नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर एक्शन लेना है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका प्रतियोगी नहीं, बल्कि गुमनामी है। और अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कभी-कभी पीछे हटने के रास्ते बंद करना जरूरी हो जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ बाजार में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि उस पर राज करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्रोत इस विचार पर समाप्त होता है कि यह एक स्थायी पहचान है, न कोई मौसमी तीव्रता। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक जीवन शैली है। तो सोचने वाली बात यह है, किसी के काम या निजी जीवन में तीव्रता को अपनी पहचान बनाने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है, और इस स्तर के समर्पण के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में किन चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है।